अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आईनी तौर पर वैसे तो इंटरनेशनल रिलेशंस दफ्तर खारिजा और विफाक की जिम्मेदारियाँ होती हैं, मगर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने एक अनोखा मशवरा दिया है। अफगानिस्तान के मामले पर वो बहैसियत सूबा डायरेक्टली अफगान हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि उन्हें अफगानिस्तान वफ्द भेजने की इजाज़त दी जाए और फिर वही कहते हैं कि मैं बहैसियत सूबा उनसे बात करूंगा। फिर तौजी ये पेश करते हैं कि जी अफगान हमारे पड़ोसी हैं, हम एक ज़ुबान बोलते हैं और हमारी 1200 किलोमीटर से ज़्यादा तवील सरहद है। इसके अलावा अफगान काउंसिल जनरल के गंडापुर से यहाँ मुलाकात भी होती है। अली अमीन गंडापुर इस मौके पर ये कहते हैं कि अफगान हुकूमत के साथ जिरगे करके मसाइल के हल का इरादा रखते हैं। जबकि बानी PTI की अगर बात की जाए तो उन्होंने अली अमीन गंडापुर की इस तजवीज़ की तायद कर दी है। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि मैं अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान से बातचीत और अमन कायम करने की कोशिशों की तायद करता हूँ और इनको यानी हुकूमत को जाकर अली अमीन के पाँव पकड़ने चाहिए और ये कहना चाहिए कि खुदा का वास्ता अफगानिस्तान से जाकर बात करो। तो सवाल हमारा ये है कि क्या सूबा अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में खुद मुख्तारी मांगे तो इसका मतलब क्या होता है? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर ज़ियाकार नजमो साकिब खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, ये तजवीज़ जो दी है अली अमीन गंडापुर ने, आपके ख्याल में ये तजवीज़ माकूल है या फिर एक रेटरिक से ज़्यादा कुछ नहीं? पहली बात तो ये है कि अच्छा होता जिस तरह उन्होंने कहा कि 1-2 हफ्ते में आएंगे और ख़ान को बाहर निकाल लेंगे, तो कोई 1-2 हफ्ते इधर भी दे देते कि 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला अफगानिस्तान और ख़ुद वहाँ जाके तमाम किस्म के फितने ख़त्म करके मैं खुद आऊँगा ये बड़ी सी पग पहन के। राइट। अच्छा किया उन्होंने कि उन्होंने सिर्फ इस हद तक ही रखा कि सिफारतकारी की हद तक रखा। पहले तो देख लेते हैं ये कि ये फॉरेन पॉलिसी किस बला का नाम है और ये काम किसका है और ये जिम्मेदारी किसकी है। बताइए। फॉरेन पॉलिसी मरकज का काम है, मरकज की जिम्मेदारी है। ठीक है। किसी भी गैर मुल्की से मुलाकात करनी हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो किसी सूबे के या कोई सियासतदान या कोई मिनिस्टर, कोई भी, तो उसको इजाज़त लेनी पड़ती है, उसको भेजना पड़ता है एक मरासला फॉरेन ऑफिस को कि जी हमने फलां शख्स से मिलना है तो 1 मिनट टेकर भेज दीजिए। तो फॉरेन ऑफिस जो है वो 1 मिनट टेकर भेजता है जो मिनट्स लेता है ताकि वो जो रिकॉर्ड है वो चलता रहे। और ये भी याद रहे कि सूबों के पास किसी किस्म का कोई बायलैटरल रिलेशंस का रिकॉर्ड नहीं होता, उनके पास सिर्फ ये होता है जी कि ये हालात चल रहे हैं। असल फाइलें जो हैं, असल रिकॉर्ड जो है वो फॉरेन ऑफिस के पास होता है और फॉरेन ऑफिस जो है वो इस्लामाबाद में है। अच्छा जी, अब ये है कि ये जो हम देखते हैं ना रिसेप्शंस होती हैं, नेशनल डेज रिसेप्शन, उसमें आप देखते हैं सहाफ़ी भी मौजूद हैं, मिनिस्ट्रान भी मौजूद हैं। उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो उन सब को इजाज़त लेनी पड़ती है फॉरेन ऑफिस से, हत्ता कि वो जो मिनिस्टर वहाँ चीफ गेस्ट होता है किसी नेशनल डे रिसेप्शन में, उसको फॉरेन ऑफिस को पता होना चाहिए क्योंकि जब वो वहाँ जाएंगे उन्होंने वहाँ के सफ़ीर से, फॉर इंस्टेंस यानी अमेरिकन एम्बेसडर है, ये 4 जुलाई या 3 जुलाई है तो उसमें आप गए हैं तो उसमें आपने बात क्या करनी है, तो वो बाकायदा ब्रीफिंग होती है फॉरेन ऑफिस में कि जी आप जा रहे हैं, ठीक है, घंटे के लिए जाएंगे, लेकिन अगर कभी बायलैटरल की बात आई, 2 तरफा ताल्लुकात की, तो आपने ये बातें करनी है। अब ये कि उसूल के मुताबिक तो गंडापुर साहब ने बात ठीक नहीं की, ठीक है, इसलिए कि किसी भी सूबे को इख्तियार नहीं है कि मरकज के लेवल पे वो सिफारती ताल्लुकात या फॉरेन पॉलिसी या 2 तरफा ताल्लुकात पे मरकज की तो सिर्फ यानी आपका सूबा तो सिर्फ सूबे को रिप्रेजेंट करता है और उसके लिए भी मरकज की ज़रूरत है। तरीक़ाकार ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक नहीं है। आपके मुल्क की ऑलरेडी साख माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दुनियाए आलम में, अक़वाम आलम में आपका जो देख रहे हैं ना लोग माइक्रोस्कोप लगा के, अब तो उन्होंने देखना भी छोड़ दिया है कि ये क्या हो क्या रहा है, आप अपना काम करें। अच्छा, अब ये है कि ये जो बात है ना कि जी ये आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फलाना, तो वो तो हमने तय कर लिया कि ये उसके मुताबिक नहीं है। अब दूसरा सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ये गंडापुर साहब ने जो कहा है तो तरीके खिलाफ है, तो इस मुल्क में, मेरे प्यारे पाकिस्तान में, कौन सी चीज तरीके से हो रही है? कोई ऐसी बात बता दीजिए जो तरीकाकार से हो रही है। ये इलेक्शन तरीकाकार के मुताबिक हुए हैं, हत्ता कि मखसूस नशिस्तें जो आपने ली हैं वो किसी तरीकाकार के मुताबिक ली हैं। आप मुझे ये जो अभी आप यानी आईनी पैकेज लेके आ रहे हैं, ये क्यों लेके आ रहे हैं? ये जो तौसी हो रही है मुलाजमत में, ये क्यों हो रही है? ये जो सैलाब आए हुए हैं और आप सैलाबों को देखने की बजाय
करोड़ों रुपए एक जलसा लगाने में कर रहे हैं और उससे भी ज्यादा पैसे आप लगा रहे हैं उस जलसे को रोकने के लिए। तो तरीकाकार मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी इस ऊंट की कल सीधी है कि इसमें यह देखा जाए। बहरहाल बॉटम लाइन यही है कि ये चीज जो है, ये फॉरेन पॉलिसी, दो तरफा ताल्लुकात, ये मरकज का काम है और अपने मुल्क को इस तरह से मत कीजिए। आखिरी बात इस वक्त की, देखिए उन्होंने किसी जज्बात की रौ में आके बात की है, रिएक्शन के तौर पे बात की है। मसला क्या है उनका मसला है खान जेल में है, उनकी पार्टी का मैंडेट वगैरह चोरी हुआ है वगैरह वगैरह। ये आपका अंदरूनी मसला है, इसको अंदरूनी तौर पे काइंडली तय कीजिए। आपका इसका फॉरेन पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं पड़ा हुआ कि यहां पे क्या हो रहा है और ये यानी किस किस्म का आईनी पैकेज है। तो अंदरूनी मसाइल को काइंडली अंदरूनी तौर पर हल करने की कोशिश कीजिए। सियासत के मैदान में रहिए, सिफारत के मैदान में आप ना ही जाएं तो अच्छा है, क्योंकि डिवाइडेड फ्रंट जाता है ना, ये अच्छी बात नहीं है। राव खालिद साहब, आपका क्या ख्याल है? ज़ाहिर है वो ये कहकर अदम एतमाद कर रहे हैं वफाक की जो पॉलिसी अफगानिस्तान से रिलेटेड। आपको ये सिफारतकारी में मुदाखलत लगती है या आपको क्या लगता है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है गंडापुर साहब का, या उनकी नीयत क्या है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दी? देखिए, पब्लिक डोमेन में ये स्टेटमेंट उन्होंने जो दी है, उसको उन्होंने क्वालिफाई भी किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी मैंने जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स में और प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग्स में बारहा ये पॉइंट आउट किया, सूरत हाल के हवाले से, बॉर्डर की सूरत हाल के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से, लेकिन मेरी बात पे कान नहीं धरा गया। अब मैं बराह रास्त रब्ता करूँगा, मैं अपने लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। हमारा खून कोई वो दूसरा खून समझा जा रहा है, सस्ता समझा जा रहा है। तो उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन स्टिल जैसे नजम साकिब साहब ने कहा, ये जो मुल्कों के दरमियान है, ये इस तरह तो हर बंदा मैं उठ के जाके कहूँ जी मेरे मसाइल है इस्लामाबाद के, तो मैं चीन से बात करूँगा या अमेरिका से बात करूँगा, या हर बंदा अपने अपने कर सकता है ना वो उठ के। फिर जाहिर है उसमें फिर मामला ख़राब से ख़राब होते चले जा रहे हैं। तो उसमें उनका वो उस हद तक तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनका ना हक बनता है, ना उनको ये करना चाहिए। पब्लिक डोमेन में थ्रेट इस तरह से नहीं करना चाहिए या ऐलान नहीं करना चाहिए। थ्रेट ना भी कहें तो ऐलान तो किया उन्होंने, और फिर अगले दिन कौंसल जनरल अफगान जो है पेशावर में, उनसे मिले भी वो। यकीनन फॉरेन ऑफिस को उन्होंने इंटीमेट किया होगा, जो एक प्रोसीजर है प्रॉपरली उसको फॉलो किया होगा उन्होंने। लेकिन बात यह है कि उसके जवाब में जो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी कंसर्न वाली बात है मेरे लिए। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने उसका जवाब दिया, हालांकि इसाक डार साहब को देना चाहिए था। फॉरेन ऑफिस ने जब स्टेटमेंट दी है तो इसाक डार साहब को भी आगे आके उसको करना चाहिए था, और फॉरेन ऑफिस ने बड़ी माकूल तरीके से उसको हैंडल किया है। और यही तरीका होता है ऐसे मामलात को हैंडल करने का। आप धमकियाँ नहीं लगानी शुरू कर देते आगे से कि हम ये कर देंगे और ये 2 नंबर है और ये इस तरह है और उस तरह है, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मुझे आप अगर थोड़ा उनका रवैया देखें तो वो इंतशार की कोशिश करते हैं। कोई भी हुकूमत या अपोजिशन के दरमियान सूरत हाल बेहतर होने की कोशिश हो, उस दिन उनकी तकरीर जो होती है वो इंतहाई हार्ड हिटिंग होती है। बिलो द बेल्ट रिमार्क्स वो देते हैं अक्सर पार्लियामेंट के अंदर, और लड़ाई दोबारा से शुरू हो जाती है। यही इस सिलसिले में उन्होंने किया, बजाय इसके कि वो भी उस कमेटी में बैठे थे। वो कहते हैं कि जी कमेटी में कोई बात नहीं की, गंडापुर ने कमेटी में अफगानिस्तान का जिक्र ही नहीं हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, या कोई इसका सिलसिला ही नहीं हुआ इस तरह से। तो उसके वजाहत करते या ये बताते कि फेडरल गवर्नमेंट क्या इकदाम कर रही है, या क्या स्टेप्स ले रही है, वो बताते अगर उन्होंने बताने थे एज डिफेंस मिनिस्टर। लेकिन उन्होंने इंतशार फैलाया। दूसरी इंतशार उनका, कल उन्होंने जो कमेटी बनी है जो पार्लियामेंट में गिरफ्तार किया गया या आईडी पैकेज के हवाले से, उसमें उन्होंने गड़बड़ फैला दी। अच्छा खासा सारे लोग मिल के बैठे थे हुकूमत के, अपोजिशन के, अचानक उन्होंने किसी बहाना बना के तो उन्होंने कहा जी ये इस तरह है तो वो उस तरह है, कर आके उठ के तो बाइकाट कर दिया। फिर उनको पकड़ के बिठाया गया, फिर वो छोड़ के चले गए। आज फिर उन्होंने यही किया कि मैंने कमेटी छोड़ दी है। तो वो लग ये रहा है कि वो कोई भी ऐसा स्टेप जिसमें पॉलिटिकली सूरत हाल बेहतर हो, कोई पार्टियों के दरमियान मसालियत की कुछ सूरत निकले, वो कोई ना कोई बीच में शोशा छोड़ देते हैं, कोई गड़बड़ कर देते हैं, कोई ना कोई मामले को ख़राब करने की काविश करते हैं। अब उनको शायद ये नहीं पता कि 5 सितंबर 2024 को अभी DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने उसमें बड़ी वजाहत से ये बताया था कि अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात की
इस वक्त किस नहज पे हैं। ठीक बात है। वो तो हमले की बातें कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनको शायद पता नहीं कि उनको शायद अपने डिपार्टमेंट का पता नहीं कि उसके अंदर के क्या सोच है, क्या अप्रोच है और क्या मामलात किस तरह से डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। इस तरह इसहाक डार साहब ने भी शायद उनको नहीं बताया कि फॉरेन ऑफिस के जरिए भी अगर कुछ हो रहा है तो। मैंने उस दिन भी कोट किया था और मैंने कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है अफगानिस्तान के हवाले से और बड़े अरसे बाद ये स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा, मैं एग्जैक्ट कोट पढ़ देता हूं, को लेके आप उससे मुतमईन है या आपको भी लगता है कि इसमें मसाइल हैं? मुझे तो अभी तक उनकी पॉलिसी का नहीं पता ही नहीं चला। लेकिन मैं DGISPR जो है उन्होंने जो कहा वो मैं बता देता हूँ। मैं समझता हूँ यही पॉलिसी है और हुकूमत की तरफ से नहीं आई है। मुझे ये अफसोस की बात यह है कि ये हुकूमत हमें नहीं बता रही और ना आज भी नहीं बताया उन्होंने। पिछले कई महीनों से हमें सिर्फ ये पता चला है ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था घुस के मारेंगे, वो मोदी साहब वाला जुमला इस्तेमाल करते थे कि अफगानिस्तान के अंदर करेंगे इस तरह क्रॉस बॉर्डर की बात उन्होंने कहा DGISPR ने DGISPR ने 5 सितंबर को कहा था अफगान अबूरी हुकूमत से राब्ते में है, ठीक है, बहुत सी चीज़ों पर अच्छे ताल्लुकात हैं, जो समझते हैं रखना डाल देंगे, वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये इतनी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसके ऊपर बिल्टअप होना चाहिए, रिलेशनशिप को बेहतर होना चाहिए। अगर गंडापुर साहब के पास ऐसी कोई बात है उनको बुलाएं, उनको कह जी बताएं आप क्या करेंगे, हम समझ रहे हैं ये मामला इस तरह से चल रहे हैं, आप क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें, आपके को हमसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात है मुल्क के हवाले से। फजलुर रहमान साहब को नहीं आप भेजते रहे, आप गंडापुर साहब को भी भेज दें, फेडरल गवर्नमेंट भेज दे उनको, कह के जी उनकी गलतफहमियां दूर करें, जो भी वो बढ़के लगा रहे हैं उनको कह जी बंद करें, ये पब्लिकली बढ़के आप बुला के उनको कहे। और ये हम कर रहे हैं, DGISPR साहब ने जो बयान दिया है उसकी रोशनी में, और ये हमारे वैसे इक़दाम है। आज आर्मी चीफ गए हुए थे तीरा वैली में, जो ऑपरेशनल पोजीशन है, जो ऑपरेशनल सक्सेसेस है, उस पर पूरी ब्रीफिंग दी गई उनको। वो सारी चीज़ें जो है वो क्यों नहीं शेयर होती है कि आपको पता चलता है, उस वक्त पता चलता है जब आर्मी चीफ दौरे पे जाते हैं और फिर आपको एक कंप्रीहेंसिव उसकी पिक्चर मिलती है बॉर्डर एरिया में, उन डिवीजन्स में जिसमें सबसे ज़्यादा हम समझते हैं गड़बड़ है कि वहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, किस तरह से लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं, किस तरह से उन इलाकों को क्लियर किया जा रहा है और कितनी सक्सेस वहाँ पे हासिल की गई है, कितनी कामयाबियाँ हुई हैं वहाँ पे। वो बात नहीं करते। ये मेरा ख्याल है उनके शायद वो तवज्जो भी चाहते हो कि भाईजान इतना अरसा हो गया मैं बोले जा रहा हूँ, मेरी कुछ सुन लो या मुझे बता दो क्या करना है, ताकि हम भी ऑन बोर्ड हो, हमें भी पता चले कि क्या है। लेकिन एज इंडिविजुअल वो कुछ कर नहीं सकते। अगर वो करेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो तो फिर खराबी पैदा करेंगे और उनको करना भी नहीं चाहिए। ठीक है साकिब, ज़ाहिर है यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हाइपोथेटिकली अगर गंडापुर साहब को ये इजाज़त मिल जाए कि जी आप जाएँ, आप करें बात, ऐसी क्या पॉलिसी है PTI की या गंडापुर की? क्योंकि PTI की जो पॉलिसी थी अपने दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान से रिलेटेड, उस पर तो खासी तनकीद की जाती है क्योंकि उसकी वजह से जो रीसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन की बात हुई, टेररिस्ट जो थे वो यहाँ पर आके बसाए गए, मामला तो बड़ा ख़राब हो गया उसके बाद। तो ऐसी क्या पॉलिसी है PTI की जो हेल्प कर सकती है? एक तो जो खारजा उमूर हैं वो जो है वो वफाकी सब्जेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल बड़ा वाज़े है कि खारजा पॉलिसी जो है वो उन्होंने बनानी है, सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अली अमीन गंडापुर एक सूबे के वज़ीर आला हैं और वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ हालात कोई अच्छे नहीं हैं सिक्योरिटी के लिहाज से, और वो अल्टीमेटली जो है वो अफ़गान साइड से जितनी भी अटैक्स होते हैं, TTP है, मुख्तलिफ जो है वो जो इतराज़ात आते हैं वो उसी सूबे में हो रहे हैं। उसी सूबे के जो रिसेंट पास्ट की अगर हम देखें जो अटैक्स हुए हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, पुलिस के एहलकार भी हैं, जो आर्मी के एहलकार भी हैं, उनको जो है वो निशाना बनाया जाता है। तो जो सिचुएशन है वो ठीक तो नहीं है। अब जो गंडापुर हैं उन्होंने परसों वो ऐलान किया था और वो जब जो स्पीच कर रहे थे तो आप उनका फ्लो देखें तो वो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी था फैक्टर उसमें, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल उन्होंने जब जलसे में कहा कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं, आपने इमरान खान साहब को अगर रिहा ना किया तो हम रिहा कराएंगे। अगले दिन जब बैरिस्टर गौहर से ये सवाल हुआ कि तो क्या प्लान है आपका, तो उन्होंने कहा वो हमारी पॉलिटिकल जो है वो जिस तरह जलसों में तकारीर होती हैं तो वो भी एक जो है वो उस तरह का बयान था, तो वो उन्होंने किया। फिर नेक्स्ट डे वो मिले, लेकिन जो मिलकर उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है, मेरे ख्याल में उसमें काफ़ी क्लैरिटी होती है। उन्होंने ये सजेस्ट किया कि पाकिस्तान की हुकूमत एक जरगा बना के अफगानिस्तान भेजे जो इन मामलात को देखे।
तो इसका मतलब ये है कि वो जो है वो डिस्कस नहीं कर रहे, उनकी जो है वो शिकायत होंगी, जो वो कह रहे हैं कि एपेक्स कमेटी के सामने सारे मामलात मैंने रखे, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और हमारे सूबे के लोगों का जो खून इतना भी जो है वो नहीं है कि इस तरह जो है वो हम इसको छोड़ दें। तो वो मेरा ख्याल में जो गिले शिकवे हैं, शिकायत हैं, उसको वफाकी हुकूमत को उस एंगल से भी देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि उधर से उन्होंने बड़क मार दी और इधर से इन्होंने भी कह दिया जनाब के, मतलब जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने कहा कि मैंने लाहौर जाना है, तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आप अटक पुल जो है वो अबूर करके दिखाएं, मैं देखता हूं आपको। तो ये मतलब तरीकाकार नहीं है। तो उनके जो इतराजात हैं जेन्युइन भी इतराजात हैं। आप देख लें इनसाइड वहां पे लकी मरवत, हम उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते, लकी मरवत में क्या धरना था पुलिस वालों का, वो चीज़ें बड़ी डैमेजिंग है, मतलब सिक्योरिटी एंगल से। इसी तरह 11 अक्टूबर को ये पीटीएम जो फैक्टर है वहां का, मैं एग्री करूं ना करूं उनके, अब वो ये बात भी चल रही है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो आइन के अंदर दायरे के अंदर उनके मुतालबात हैं उनको जो है वो देख सकती है। आइन के अंदर रहकर कोई बात करे तो उससे तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात भी होने चाहिए, उससे बातचीत भी होनी चाहिए। तो वो 11 अक्टूबर को उन्होंने ग्रैंड जरगा भी बुलाया हुआ है। हाँ। इसी सारी सिचुएशन पे खैबर पख्तूनख्वा में वो जो है वो ग्रैंड जरगा होने जा रहा है। तो ये वो फैक्टर हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। जब कल की प्रेस रिलीज में गंडापुर ने मुलाकात उन्होंने की, अब वो जो प्रोसेस नजमुल साकिब साहब ने बताया है, अब नहीं पता कि वो उन्होंने प्रोसेस किया है या नहीं, फॉरेन ऑफिस को बताया या नहीं बताया, लेकिन उन्होंने प्रेस रिलीज में जो बात लिख दी उससे मेरा ख्याल में ये चीज़ काफ़ी क्लियर होती है कि वो जो फेडरेशन है उससे अलग नहीं है। वो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को ही कहा कि आप जरगा बनाएं। जब आप बैरिस्टर सैफ की किसी कमेटी को बनाकर भेजते हैं, कभी मौलाना का जो एक उलमा का वफद बना के तालिबान के पास अफगानिस्तान में भेजते हैं, मुख्तलिफ वफूद भेजे जाते हैं ना, ताकि चीज़ें जो बेहतर हों, ताल्लुकात बेहतर हों, कोई गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म हों। लेकिन यह है कि अब भी अगर गंडापुर को जो है इंगेज करके वफाकी हुकूमत उनके जिम्मे लगाए, वो बात करे, लेकिन वफाकी हुकूमत की इजाज़त से सारा कुछ हो। अल्टीमेटली वफाकी हुकूमत भी चाहती है ये कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, और जो कबायली इलाका जात में या खैबर पख्तूनख्वा के इन इलाकों में जो इस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं, अटैक्स होते हैं, हमले हो रहे हैं, और जो हमारे जो सिक्योरिटी के एहलकार जो है वो शहीद हो रहे हैं, ये ना हो। ये कार्रवाइयाँ जो है वो काफ़ी हद तक रुक भी गई थी। ये बड़ा एक अजीब सा है कि उस वक्त की पॉलिसी का सारा मलबा जो है वो पीटीआई पे डाला जाता है। मेरा ये ख्याल है कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं, सियासी हुकूमतें हैं, ये जो जितनी भी जो डेवलपमेंट्स होती हैं खास तौर पर अफगानिस्तान के साथ, वो प्योरली वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का वो डिसीजन नहीं होते। और उस वक्त भी जो रजीम थी, उस वक्त भी मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई का डिसीजन था। बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा कि टीटीपी के लोगों को वापस लाने के हवाले से, तो वो कहते हैं कि ऐसा जो है वो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था, बल्कि उस वक्त की जो रजीम थी उनकी मुशावरत भी उसमें शामिल थी। उन्होंने जो है वो सारी चीजें देखी, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड पे उन्होंने ओके करना है, उसके बाद चीजें आगे बढ़नी है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का जारी है, वक्त एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की लाख डिनाइल्स के बावजूद जुडिशल मामलात पर आइनी पैकेज की बाज़गश्त अब भी चल रही है, बल्कि ज़ोर पकड़ती जा रही है। खबर ये आई कि आइनी तरामीम के हवाले से हिकमत अमली फाइनल हो चुकी है, मुसव्विदा तैयार हो चुका है और मैदान कल सजने जा रहा है, जिसके लिए हुकूमत नंबर गेम पूरी होने का भी दावा कर रही है, क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए। और ये भी दावा कर रही है कि हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान की मशरूत हिमायत हासिल हो चुकी है। अब नंबर गेम की बात तो अलग है, लेकिन इससे भी अहम सवाल यह है कि जुडिशल पैकेज लाने का मकसद क्या है। जो इस्लाहात इसमें प्रपोज की जा रही हैं, जैसे जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 68 साल करने का इरादा रखती है हुकूमत, फिर हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने का इरादा रखती है, फिर सीनियरिटी के बजाय जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस की तकर्री का इरादा रखती है। तो इन इस्लाहात का फ़ायदा इदारे की मजबूती और अकाउंटेबिलिटी की सूरत में सामने आएगा। इसके पीछे यही इंटेंशन है, या फिर ये कोई पर्सन स्पेसिफिक कानून है जिससे नून लीग या हुकूमत कोई सियासी फ़ायदा उठाना चाहती है? राव खालिद साहब, क्या लगता है आपको? इसकी सीधी सी बात है, हुकूमत जो अदलिया को दस्तनगर करना चाहती है अपना, और अपनी मर्ज़ी से जजेस अपनी मर्ज़ी के हों, बेंचेस अपनी मर्ज़ी के हों,
कोई जज अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे उसको हटा दो, जो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला दे उसको लगा दो, एक हाई कोर्ट से उठा के दूसरे में फेंक दो, उधर से किसी को बुला लो, फिर नंबर गेम जो उसमें होती है जजेस की वो इतनी हो कि अगर फुल कोर्ट में ऐसे जज बिठाए जाओ उसलिए तो। लेकिन वो क्या कहते हैं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। अब ये हुकूमत रहती है तो शायद 2 साल 3 साल 5 साल पूरे कर लेगी, 5 साल तक ये अपनी मर्ज़ी की चीज़ें कर लेगी, उसके बाद क्या होगा फिर? उसके बाद तो दूसरी हुकूमत ने आना है, फिर वो इसी किस्म का काम शुरू कर देगी। बुनियादी मसला ये कि एक तो आइन की जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर है जी ट्राइकॉटमी ऑफ पावर हम बार बार जिक्र करते हैं, आइन बड़ा वाज़ेह है। अदलिया, मुकन्ना और जो इंतज़ामिया है उसके दरमियान जो इख्तियारात की तकसीम है वो बड़ी वाज़ेह है, और वो एक ऐसा बुनियादी फ़ीचर है इसका आइन का जिसको कोई भी आप किसी तरह से तब्दील नहीं कर सकते। अदलिया की आज़ादी को आप किसी तरीके से कम नहीं कर सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। इससे अदलिया की आज़ादी यकीनन, क्योंकि एग्जेक्टिव के हाथ में जब चला जाएगा तो वो चीज़ें उसमें उसके इख्तियार हो जाएंगे बहुत सारी चीज़ों करने में। लेकिन इसमें हुकूमत चाहती क्या है? मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा फियास्को क्रिएट किया हुकूमत ने, एक तमाशा लगाया एक शोशा छोड़ के 3 महीने से, और पूरा एक पैनिक क्रिएट किया हुआ है पूरे माशरे में, सोसाइटी में, और ख़ास तौर पे अदलिया के अंदर। हम क्या देखते हैं कि वो अगर आपने करनी है अमेंडमेंट, आप चीफ जस्टिस साहब से जाके क्यों डिस्कस कर रहे हैं उसको? आज फिर हमने सुना कि जस्टिस मुनीब साहब इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज के हवाले से उन्होंने कहा कि तरमीम हो जाए तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करें, जो भी हमने मामला जजों के हवाले से, उनके अपॉइंटमेंट की तकर्री के हवाले से लॉज बनाने हैं। तो वो उनकी बात नहीं मानी गई, उन्होंने वॉकआउट किया, नाराज़ हुए, या वैसे उन्होंने असूली मौक़िफ़ इख्तियार करते, उन्होंने कहा जी मैं फिर नहीं बैठता। पहले भी एक मीटिंग हुई थी जिसमें इशारा दिया था वज़ीर कानून ने कि हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने जा रहे हैं 3 महीने पहले, उस वक्त इजलास ख़त्म कर दिया गया था कि ठीक है आप कर ले, उसके बाद हम बात करते हैं। आज अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जी अदालत का क्या लेना देना आईनी पैकेज से, तो अब भाई आप अदलिया में जाके डिस्कस क्यों करते हैं? आप उनसे क्यों कहते हैं कि हम इतनी उम्र करना चाह रहे हैं आपकी और आपके? तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ उसमें बदनीयती कहा जा सकता है को है कि अदलिया के अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि अब अदलिया जो है वो खामखा, हुकूमत को तो कोई नहीं पूछ रहा, हुकूमत के जो करने के काम है उससे भी तवज्जो लोगों की हट गई है। हम जैसे लोग भी ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जिसका अभी तक वजूद मौजूद नहीं है, हमें पता नहीं है, अंदाजे ही है ना कि ये पैकेज लाना चाह रहे हैं, उसमें ये करना चाह रहे हैं, उसमें वो करना चाह रहे हैं, अभी मंजरे आम पे तो कुछ नहीं आया। लेकिन 3 महीने से एक पैनिक क्रिएट हुआ है, हर दूसरे दिन हम इसमें बात कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो सूरत हाल बन चुकी है आज की, खास तौर पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग थी जिसमें जस्टिस मुनीब साहब वाला वाकया रिपोर्ट हो रहा है, अदलिया को खुद इस पे कुछ ना कुछ कहना चाहिए। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब अदलिया के सरबराह हैं, माई बाप हैं पाकिस्तान की अदलिया के, एंड ही इज़ अ वाइज मैन, और उन्होंने एक अपना टेन्योर गुजारा है बड़े अच्छे तरीके से, एट द लास्ट लेग ऑफ हिज टेन्योर। लेकिन वो पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी का हिस्सा वो बन गया। मेरा ख्याल है ये वाले चीफ जस्टिस जी बिल्कुल, पार्लियामेंट की सुपरमेसी तो हमने देख ली ना। एक SHO 2 सिपाही आते हैं, लाइटें बंद करते हैं और 10 MNA को उठा के ले जाते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये सुपरमेसी है पार्लियामेंट की। तो वो तो आप उसको तो छोड़ देना, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, वो तो अल्लाह रहम करे, अब पता नहीं किधर जाएगी पार्लियामेंट। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसके ऊपर कोई क्लियर पोजीशन आनी चाहिए। अच्छा। भले वो यही कह दें कि जी आप पैकेज करना करें, हमें इसमें ना घसीटे। आप किसी की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, किसी कम करना चाहते हैं, सीनियरिटी प्रिंसिपल चेंज करना चाहते हैं, जजों के तबादले के हवाले से कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, आप जजों की उम्र के हवाले से बात करना चाहते हैं, ठीक है, सीनियरिटी प्रिंसिपल को आप अनडू करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। लेकिन बात यह है कि अगर ये अब हुकूमत की अगर हम बात करें, अगर वो कर भी लेते हैं, एक तो हम उनकी नीयत बदनीयती में इसलिए कह रहा हूँ कि ये कब से शुरू हुआ है। अगर आप इसको देखें, मखसूस नशिस्तों का फैसला, दैन ट्रिब्यूनल के हवाले से जो इस्लामाबाद ट्रिब्यूनल सुन रहा था उस पर जो मसला हुआ, क्रिएट हुआ, उसके बाद लेजिस्लेशन की इन्होंने, उसके बाद जो लाहौर के 8 जजेस का नाम जो रिकमेंड किया उस वक्त चीफ जस्टिस ने, चीफ जस्टिस को ही
लिफ्ट कर दिया गया ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कि आप वहाँ जाके बैठे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो वो ये चीज़ें हुई, उसके बाद इन्होंने आईनी पैकेज का शोशा छोड़ा है। मैं इसको शोशा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक इनके पास नंबर नहीं है, और अगर ये करते हैं तो इसका मतलब है ये लोगों को लोटा बनाएंगे कुछ लोगों को, तो वो इट विल बी वॉइड एब इनिशियो। जब आप लोटा बना के 63A की खिलाफ वर्जी करके आप लोगों के वोट लेंगे तो ये तो पहले से ही शुरू से ही उसकी बुनियाद ही गलत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी। नजमुल साकिब साहब, जब भी कोई इस्लाहात आती हैं सबसे पहला ख्याल हमारे जहनों में यही आता है कि जी हुकूमत की कोई बदनीयती है, हुकूमत कोई फ़ायदा लेना चाहती है पर्सन स्पेसिफिक कवानीन लाकर। आप ये बताएं कि क्या ये इस्लाहात मेरिट पर भी पूरी उतरती हैं और नीयतों में वाकई खोट होता है या हम ज़्यादा शक्की हैं? देखिए, नियतों में ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त ही खोट हो, और जो भी कोई हुकूमत जो है किसी वक्त भी कोई चीज़ करे। हम असल में साजिशी थेरियों पे बड़ा बिलीव करते हैं। अब अंदाज़ा लगाइए ना कि अभी तक यही नहीं पता कि इस आईनी पैकेज की जुजियात क्या है, कितने पॉइंट्स हैं, अभी तक यही नहीं पता। और देखिए कैसे तज्जियों के अंबार लगे हुए हैं। नंबर 2, अभी तक यही नहीं पता लगा कि नंबर्स गेम जो है पूरी हुई है कि नहीं, और साजिशी थेरियां देखें कितनी डेवलप कर रही हैं। देखिए, जो वजह नज़र आ रही है, ऑब्वियस वजह नज़र आ रही है, वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत नज़र आ रही है, और उसके बारे में काफ़ी दफ़ा इंदिया भी दिया गया, फिर उसमें उसको निगेट भी किया गया। मेरे नज़दीक एक और वजह है। अच्छा, क्या? और वो वजह मैं अगर आपको बताऊंगा तो हो सकता है आप भी एग्री करें और आपके देखने वाले भी, जो कि यानी यूँ समझिए कि वो जो होता है ना, वो जो यानी डार्ट्स फेंकते हैं जो सेंटर में जाके लगता है जी, वो वजह है। और वो वजह क्या है? देखिए, इस हुकूमत ने ये साबित करना है, क्योंकि लेजिटिमेसी का मसला है। जब से ये हुकूमत आई है, इसको एक बात तो कॉन्स्टेंटली सुनने को मिल रही है फ्रॉम विद इन एंड विदाउट, कि जी आपकी लेजिटिमेसी नहीं है, आपने मैंडेट चोरी किया, आप ठीक तरह से आए नहीं है। अगर ये आईनी तरमीम कर लेते हैं, नंबर्स गेम पूरी हो जाती है, तो एक चीज ये तय करेंगे, और वो ये है कि इनके ऊपर दस्ते शफकत है, लेजिटिमेसी मिलती है, इनके ऊपर दस्ते शफकत है, और वो किसी भी वक्त कोई भी चीज जो है कर सकते हैं, 2/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं। तो एक है आपकी जो ऑब्वियस वजूहात है, जो मुझे नजर आ रही है वजह वो ये है कि इन्होंने अब अपनी लेजिटिमेसी के लिए बताना है सबको, ऑपोजिशन को भी और अपने लोगों को भी, कोalition पार्टनर्स को भी, कि देखिए जी अभी हवा हमारी समती चल रही है, हम ही इस मुल्क को लेके चलेंगे। देखिए, हमने यानी ना होते हुए भी ये नंबर्स गेम पूरी कर ली। देखिए, देखना ये नहीं है, हमने ये नहीं देखना कि ये पैकेज मंजूर होता है, आइन में तरमीम हो जाती है। देखना ये है कि जज साहब जो हमारे यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं, वो अपनी बात पे कायम रहते हैं कि नहीं। वो ही देखना ये है कि अगर ये वाकई तरमीम हो जाती है तो उन्होंने कहा मैं तौसीर नहीं लूंगा। देखना ये है कि वो तौसीर लेते हैं कि नहीं लेते। कि मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा, लेकिन अगर आप सबके लिए कुछ लेकर आ रहे हैं, अगर आप सबके लिए एक चीज लेकर आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, मैंने वो उनका वो लेकिन अगर मगर हाउएवर फर्दर मोर हेयर विद नॉट विद स्टैंडिंग, मैं समझता हूं उनकी जुबान, मैं उनके वो स्टेटमेंट ले रहा हूं जो उन्होंने पहले की कि मैं तौसीर नहीं लूंगा। तो ठीक है ना, उनको और जिस तरह की क्लैरिटी एक जज की होती है, मैं उसी तरीके से। उनको इंडिविजुअली एक्सटेंशन ऑफर हो ही नहीं। क्या चीज? उनको तो इंडिविजुअली एक्सटेंशन ऑफर नहीं हो रही। देखिए, ये मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि यही देखना है। देखना ये कि अगर हो जाता है ये पैकेज, तौसीर की बात हो जाती है, तो जज साहब क्या करते हैं? क्या वो ये समझते हैं कि उनके बाद आने वाले जो हैं वो ये मनसब संभाल नहीं सकते? देखना ये नहीं है कि नंबर्स गेम कैसे पूरी होगी, ये तो हम देखते आ रहे, रवायत पड़ी हुई है। देखना ये है कि जिन्होंने यहां से यहां होके किया, उनको बदले में मिला क्या है। मैंने ये देखना है। और आखिरी बात इस वक्त की, सोचना ये नहीं है कि रिवायतें जो कायम हो चुकी हैं कि आप माइनॉरिटी में होते हैं और आपको पता नहीं क्या हो जाता है, कोई इल्हाम होता है, कशफ होता है, कोई मोज़ा हो जाता है और आपके यानी वोट इधर से उधर हो जाते हैं। ये तो रिवायतें हैं, ये सोचना नहीं है। सोचना ये है रामीन जी कि 70 साल से जो जमहूरियत के नाम पे खेल खेला जा रहा है, ये कब तक चलेगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। साकिब, ये बताएं कि 214 बनती है, मेरे पास कुछ नंबर्स पड़े हैं इस वक्त क्योंकि 2/3 अक्सरियत चाहिए। 214 बनती है हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की जो नंबर है,
अक्सरियत 2/3 224 अरकान की हिमायत दरकार है, तो क्या होने जा रहा है, क्या खबरें आपके पास, इस्लामाबाद में चल क्या रहा है इस वक्त? एक तो अगर मौलाना मिल जाते हैं हुकूमत के साथ और 3-4 आज़ाद भी हैं, ऐसे आज़ाद हैं जो पीटीआई में भी नहीं है, मतलब पीटीआई के ही आए लेकिन शुरू में उनको पता नहीं को टेक्निकल बुनियादों पे आज़ाद ही रखा गया। अच्छा। तो वो आज़ाद भी हैं और एक बाजौर से शायद जीते थे पीटीआई, बाद में जीते थे वो पीटीआई के नाम पे या इमरान खान के नाम पे ही वोट उन्होंने लिया, लेकिन वो आज़ाद ही हैं, आज भी आज़ाद ही हैं। ठीक। तो ऐसी अगर सिचुएशन बनती है तो ये 2-3 आज़ाद भी मिला के जिन पे जो डिफेक्शन क्लाज है वो भी ना लगे कि पीटीआई का कोई आज़ाद जो है वो शामिल ना हो और मौलाना भी मिला लें, तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत जो है वो नंबर पूरे कर सकती है मुमकिन तौर पर। लेकिन अगर हुकूमत ने पीटीआई के जो आज़ाद इलेक्शन कमीशन ने अभी पीटीआई डिक्लेयर नहीं किए, अगर उनको मिला लिया तो ये वो ग्राउंड होगा जो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये चैलेंज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। अब 3-4 चीज़ें हैं देखने वाली। सबसे अहम कि जो जजेस की रिटायरमेंट एज 3 साल बढ़ाने वाली बात है, मेरा ये ख्याल है कि वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि मौलाना फजलुर रहमान ने कल असम्बली के फ्लोर पर बड़ा वाज़े अंदाज में ये कहा कि किसी की एक्सटेंशन हम नहीं करेंगे, वो 3 साल की मुद्दत बढ़ाने उस पर रिटायरमेंट एज बढ़ाने वाला मामला हो या हो किसी की पर्सन स्पेसिफिक, हम जो है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस्लाहात अगर की जाए तो हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। अब जो पहले वाला जो है मामला, इसको तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये चैप्टर क्लोज है। अब कौन से खुले हुए हैं, वो है पैनल में से सीजेपी मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन, उनकी जो है वो नामजदगी पैनल में से। अब हुकूमत जो है वो ये कह चुकी है, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो 8 जजेस में सीनियर 3 जज हैं, 25-26 अक्टूबर को उन्होंने चीफ जस्टिस बनना है। हुकूमत ये कह चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो है वो इलेक्शन खुल जाएगा, तो वो एक डर खौफ जो है वो उनको उसको लेकर वो चल रहे हैं। तो ऐसे लगता है कि आने वाले चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत कानून साजी कर सकती है कि टॉप 5 में से एक जो है वो चीफ जस्टिस चुना जाए, कि पहले नंबर पे आएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस मंदोखेल। पहले जो 3 जजेस हैं इनमें से तो कोई नहीं बनाएंगे। अगर ये मंजूरी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी ना छेड़ा इसमें, जब चैलेंज होगा तो चौथे और 5वें नंबर वाले जज को जो है वो कर सकती है हुकूमत मुमकिन तौर पर। अच्छा। फिर हुकूमत तौहीन अदालत के कानून को ख़त्म करने का जो बिल ऑलरेडी मौजूद है वो तो उसमें आईनी वो तरमीम की ज़रूरत भी नहीं है। जजेस की रोटेशन है, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, बाकी सब की रोटेशन होती है, सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस वो जब से उन्होंने खत लिखा है वो खटक रहे हैं। तो जजेस की रोटेशन की कानून साजी हो सकती है, उसके लिए आईनी कानून साजी उनको करनी पड़ेगी। तो वो कानून साजी भी करके इन जजेस को किसी को सिंध, किसी को बलोचिस्तान जो है डाला जाए, ताकि वो सबक भी जो है वो सिखाया जा सके। इसके बाद 23 जजेस सुप्रीम कोर्ट के करने हैं कि वहाँ बैलेंस हो जाए। तो मजमूई तौर पर जो प्लान है वो प्लान ये लगता है कि हुकूमत ये चाहती है जजेस की तैनाती उनकी मर्जी से हो, चीफ जस्टिस की तैनाती उनकी मर्जी से हो, जो केसेस लगे वो उनकी मर्जी से लगें, क्योंकि 184(3) में भी एक बिल लाया गया है कि 9 जजेस उसको डिसाइड करें, टॉप के 9 जजेस बैठे कि आज खुद नोटिस लेना है या नहीं लेना। तो फैसले भी उनकी मर्जी के हों और सारी चीज़ें। हाई कोर्ट्स में भी जो जजेस की तैनातियां हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनके हवाले से आज जो कमीशन की मीटिंग थी उसमें 3 चीज़ें डिसाइड हुई हैं। आज जो रूल्स कमेटी की मीटिंग थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें एक तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती होगी उसमें चीफ जस्टिस, सीनियर 3 जज और एक बार काउंसिल का नुमाइंदा, 3 की कमेटी होगी। 3 की कमेटी जो है वो एक जज की अगर तैनाती करनी है तो 3 नाम जो है प्रपोज करेंगे और उसके बाद आगे जो है उनको भेजा जाएगा। इसी तरह हाई कोर्ट के जजेस की भी। और सबसे अहम जो बात है वो जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं उनके हवाले से रूल ये बना है कि वो 3 नाम होंगे, तीनों में से एक, पहले ये होता था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जो है किया जाता था, तो 3 नामों में से एक की सिलेक्शन होगी। अब ये जो मामला है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की तैनाती में 3 नाम,
अब इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो ये बात ठीक है कि कॉम्पिटेंट बंदा चीफ जस्टिस बनना चाहिए, लेकिन दूसरे एंगल से देखा जाए तो पसंद नापसंद भी इसमें फैक्टर होगा। और फिर ये भी होगा कि जजेस आपस में लॉबिंग भी कर रहे होंगे कि हुकूमत वक्त या वो वोट जो कमीशन जब उनकी होती है, नामजदगी होती है, तो 3 में से 1 की सिलेक्शन होती है, तो वो ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल हो, और इस तरह की सिचुएशन भी, तो पॉजिटिव नेगेटिव इसके इफेक्ट जो है वो मौजूद है। आखिरी बात ये है कि हुकूमत जो हुकूमत है वो मौलाना फजल रहमान के और आज़ाद के साथ जो है वो ये आईनी तरमीम, मेरा ये ख्याल है कि शायद कर लेगी। लेकिन अगर ये ना हुए तो फिर नामुमकिन है। चलें देखते हैं क्या होता है। कल मैदान जा रहा है, देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कई दिनों की गैर यकीनी की सूरत हाल के बाद बिलाखिर पाकिस्तान का IMF के साथ $7 अरब कर्ज प्रोग्राम का मुआहिदा हो गया है, और IMF ने इस हवाले से कहा है कि एलामिया जारी किया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में मुनसिफाना इजाफा किया जाएगा। ये हिदायत दी गई हैं। ज़राअत, रिटेल और एक्सपोर्ट सेक्टर्स को बाकायदा टैक्स नेट में लाना होगा। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने यह कहा कि मुल्क ने IMF के अलावा दीगर कर्ज देने वालों से $2 बिलियन से ज़ायद की फाइनेंसिंग का बंदोबस्त कर लिया है। इससे पहले ही समझा जा रहा था कि बैरूनी फाइनेंसिंग नहीं मिल रही तो कर्ज के हुसूल में हतमी रुकावट इसको समझा जा रहा था, जिसके बाद स्टेट बैंक की जानिब से ये खबर भी आई कि जुमेरात को पॉलिसी रेट में कमी का ऐलान कर दिया गया। नजबू साकिब साहब, इन दोनों इक़दाम को पाकिस्तान की मईशत के लिए कितना पॉजिटिव समझा जा सकता है? सबसे पहले तो रामीन, आपने जो खुशखबरी सुनाई है जी कि $7 बिलियन का पैकेज जो है वो मंजूर कर लिया है उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने, या वो जो स्टाफ की अप्रूवल के बाद जो ऊपर होता है वो हो गया है। अल्लाह करे ये बात ठीक हो, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे इल्म और मेरे उसके मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी ये मंजूर नहीं हुआ। देखिए, ये कर्जा लेने की बात हो रही है, ये कर्जा लेने की बात हो रही है। आपने कोई कप नहीं जीता, आपने कोई इनाम नहीं आपको मिल रहा, ये कर्जा मिल रहा है जिसके अंदर आपके करोड़ों लोग जो हैं, जो आपके अवाम हैं, वो पिसते चले जाएंगे, पिसते चले जाएंगे, पिसते चले जाएंगे। और उस पे भी हम लुडियां डालते हैं कि देखिए जी हमने ये कर दिया। देखिए, स्टाफ लेवल की अप्रूवल पे हम लुडियां डाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव लेवल पे चेक लिस्ट थमा दी गई थी, और आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले हुकूमत की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई है सऊदी अरेबिया को कि $1.2 बिलियन जो हैं उसके तेल की सहूलत हमें दी जाए फॉर 12 मंथ्स। तो सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है। और फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, मरियम नवाज साहिबा, आपकी पूरी टीम है, और उनको देखिए कि वो किस किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है हमें बड़ी सख्त इस कर्जे की ज़रूरत है। हुकूमत के मुताबिक ये है कि 25 सितंबर को जो अभी आई नहीं है, IMF तौसीक कर देगा। मुझे थोड़ा सा शक है, मैं चूंकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि UAE, सऊदी अरेबिया चाहता कि चाइना वगैरह ने भी इनकार कर दिया है, और उसकी बुनियादी शर्त एक ये थी कि अपने दोस्तों से पहले पैसे लें और उसके बाद फिर हम करेंगे। वो शर्त अभी पूरी नहीं हुई। मैं ये देख रहा हूँ कि जो पावर सेक्टर में उन्होंने यानी इस्लाहात की बात की थी, उसमें भी हम इनकी तसल्ली नहीं करा सके। मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो टैक्सेशन की बात थी जो उन्होंने की हुई है कि अमीरों से टैक्स ले, वो भी नहीं हुई। मैं ये देख रहा हूँ कि जो सब्सिडीज खत्म करने की बात उन्होंने की थी, वो भी नहीं अभी हुई। ये सारी बातें करने के बाद, स्टेट बैंक पे मैं 2-1 फिक्रे बोलूंगा, लेकिन ये सारी बात करने के बाद मैं ये कहूंगा कि IMF हो या FATF हो, FATF जो हमने सुनते हैं ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आपकी, हम वो काम उस वक्त ही क्यों करते हैं जब हमारे सर पे तलवार लटकती है? क्या आपने एंटी टेररिस्ट जो हैं वो एक्ट्स बनाने हैं? FATF कब से कह रहा है उस वक्त बनाएंगे जबकि ग्रे लिस्ट में जाएंगे। आपने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ये करना है, उस वक्त करेंगे जब ग्रे लिस्ट में जाएंगे। IMF से कर्जा लेने के लिए ये जो सारे इकदामात हैं, ये पहले क्यों नहीं किए जा सकते? हम थोड़ा सा वक्त से पहले सोच क्यों नहीं सकते? उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये डंक टपाओ माहौल है कि जी ये 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। देखिए, ये जो बातें आप सुनते हैं ना, जो मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि जी हुकूमत ने बड़े मुश्किल फैसले लिए, ये इस वक्त की आखिरी बात है। अच्छा, यानी इससे पहले ज़रा यानी स्टेट बैंक की भी बात कर लें। उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है।
ये उन चंद इक़दामात में से है जो कि आपकी मईशत की बहाली की तरफ छोटे छोटे यानी जो है ना वो यानी इकदाम है जो इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया है। जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है उनके लिए खुशखबरी है, जिन्होंने बैंकों में पैसे रखे हुए हैं उनको जो इंटरेस्ट मिल रहा था पहले 20.5 फिर उसके बाद 19 अब वो 17.5 हो गया। ठीक है, इस वक्त की आखिरी बात जी, ये जो फैसले हैं ना, ये जो आप कहते हैं जी मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, ये रामीन असल में दरअसल ये सही फैसले हैं, ये मुश्किल फैसले नहीं है, ये सही फैसले हैं जो सही वक्त पे कर लेने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, हमारे वज़ीर ख़जाना भी बहुत खुश हैं, शहबाज शरीफ साहब भी बहुत खुश हैं, कह रहे हैं कि जी मुल्की मईशत इस्तेहकाम के बाद अब तरक्की की जानिब गामज़न है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी तक हम कर्ज़ों पे चल रहे हैं, बैरूनी फाइनेंसिंग पे चल रहे हैं, तो ये ओवर एस्टिमेशन और ओवर कॉन्फिडेंस है या क्या? वो फिर मुझे वही शेर याद आ जाता है कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। वाह वाह। तो ये सूरत हाल है अब, और आज से नहीं है, हमेशा से है। और हम फंसे पड़े हैं इसमें। पहले मैं अच्छी अच्छी बातें कर लूँ, वो बुरी बुरी बातें तो हम करते रहते हैं और हुई भी है, मजीद करूँगा मैं। तरस गए हमारे काम। लेकिन 200 बेसिक पॉइंट इंटरेस्ट रेट का नीचे आना, IMF का 25 सितंबर को एजेंडे पे ले आना हमारे इमदाद के पैकेज को, इन्फ्लेशन की बढ़ने की शरह, जो चीज़ों की कीमतें बढ़ने की शरह का डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ जाना, ऑयल प्राइसेस नीचे जा रही हैं। IPPs के दो IPPs वालों ने ऐलान किया है कि जी वो अपना प्रॉफिट कम करेंगे, और अगर ऐसे और ऐलान हो जाते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमारी बेहतर हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि क्या हम इंटरेस्ट रेट इसी पे मेंटेन कर पाएंगे ये, और क्या IPPs जो कह रहा है उस पर कर रिलीफ दे पाएंगे हम, या ऑयल प्राइसेस अगर नीचे गई हैं तो आवाम को हम मुंतकिल कर पाएंगे आगे, ये इस पे क्वेश्चन मार्क है किस तरह से ये होगा। IMF का जो पैकेज है वो सबसे ख़तरनाक है इस वक्त, जो आप कह लें वो है फ्रंट लोडेड। फ्रंट लोडेड का मतलब ये होता है कि हमें आप पे बिल्कुल एतबार नहीं है, आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर हम पैसे देंगे आपको, कि पहले आप वो स्टेप्स लें, वो काम करें, उसके बाद हम आपको देंगे। अभी भी उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हमने नहीं की, जैसे एग्रीकल्चर टैक्स है, ताजरों को टैक्स नेट में लाना है, और सूबों की गारंटी के साथ ये पैकेज होगा। सूबों की गारंटी भी मेरा ख्याल उस तरह से हम पूरी तरह से उनको अभी तरह यकीन दहानी नहीं करा सके। अगर वो करते हैं तो उसमें एक जो सबसे बड़ा मसला आएगा, जो हमारा ट्रेडिशनली रहा है सारे प्रोग्राम्स में, जैसे ही हमारा प्रोग्राम अप्रूव होता है हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं और हम उन शराइत को पाबंदी करने की बजाय हम इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। और ये जो मिसट्रस्ट है उसी की वजह से ये फ्रंट लोडेड प्रोग्राम आ रहा है आपका, कि पहले करें फिर हम देंगे आपको पैसे। तो अच्छा, अब उसमें जो शराइत है उसके नतीजे में ये होगा कि आपका इकोनॉमिक प्रेशर, माशी दबाव जो है आपकी इकोनॉमी पे वो बढ़ेगा, उसमें महंगाई भी होगी, उसमें और मामलात भी इसी तरह से होंगे। आप जब बाकी ताजर को टैक्स नेट में लाएंगे, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगाएंगे तो उसका इम्पैक्ट प्राइसेस की बढ़ने की सूरत में भी आएगा। ठीक है। उस दबाव के नतीजे में पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, फिर जो मरकज़ में हुकूमत है ख़ासतौर पर उसके जो अलाइज हैं वो उसका बोझ कभी उठाना पसंद नहीं करेंगे। वो नून वालों को कहेंगे कि भाईजान ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपने किया तो हम नहीं मानते इसको, हम साइड पे हो रहे हैं। तो आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को मजीद खराबी होगी उसमें। इसका सिर्फ एक ही हल है, नजम साकिब साहब ने भी बताया, मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। मुआशी डिसिप्लिन कायम करें, हुकूमत अपना पेट काटे, और जो टैक्स वसूली के इकदामात हैं, अपने टैक्स कलेक्शन के इकदामात हैं, ताजरों को टैक्स नेट में लाना है, टैक्सों की वसूली करनी है, FBR का पूरा स्ट्रक्चर जो करप्शन से लुथड़ा पड़ा है उसको ठीक करना है, वो जितनी जल्दी करें उससे बेहतरी हो सकती है। वरना इट विल बी एन अदर प्रोग्राम, और इससे ज़्यादा बड़ा डिज़ास्टर आपका होगा, क्योंकि ये फ्रंट लोडेड है और इससे खराबी ज़्यादा पैदा होगी। साकिब, आपको क्या लगता है ये जितनी खुशियाँ IMF का पैकेज हमारी हुकूमत के लिए लेकर आया है, क्या आवाम के दुखों में, रियलिटी में देखा जाए तो आवाम के दुखों में इजाफा होने वाला है असल में, तो इन शराइत की वजह से और इस पैकेज की वजह से? जी बिल्कुल, वो तो शराइत तो बड़ी सख्त भी हैं और अल्टीमेटली जो बोझ है वो आवाम पे आना है।
अवाम उसके लिए तैयार रहे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के लिए इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। पाकिस्तान ये अब देखने वाली ये बात है कि मुस्तकिल बुनियादों पे ये मामला जो है वो आगे चलते रहें, ताकि आगे चलकर जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें स्टेबल हो। इसमें जो अब पाकिस्तान के लिए करने के काम हैं उसमें जो शराइत हैं उसमें FBI का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसमें जो टैक्स कलेक्शन के हवाले से ख़ास तौर पर जो नॉन फाइलर हैं इससे पहले भी उसके हवाले से सख्त इक़दाम तो किए जा रहे हैं, लेकिन टैक्स नेट में लाना और ख़ास तौर पर ताजरों को टैक्स नेट में लाना ये एक बड़ा ही मुश्किल टास्क है। अगरचे जो FBI है उसने कोई तजावीज़ दी हैं हुकूमत को इस हवाले से कि जो नॉन फाइलर हैं, जो लोग जो है वो टैक्स नहीं दे रहे या जिनकी जितनी इनकम है इनकम के लिहाज से जो है वो टैक्स नहीं दे रहे, जो फाइलर हैं ये भी खबर आई है कि जो फाइलर हैं जो नॉन फाइलर हैं सबको जो है वो एक दफ़ा नोटिस करके अगर फाइलर हैं उनके जो है वो उस हवाले से अगर क्लियर हैं तो कोई मसला नहीं, नॉन फाइलर के खिलाफ जो है वो एक्शन लेना, उनकी जो बिजली के बिल काट दिए जाएँ, टेलीफोन के उनके जो है वो अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए जाएँ। इस किस्म के इक़दाम और प्रॉपर्टी अगर वो ख़रीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो उस पर जो है वो अल्टीमेटली कोई ऐसी पाबंदियां लगाई जाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्स नेट में आएँ। तो इसमें जो FBI है उसने कुछ तजावीज़ दी हैं हुकूमत वक़्त को। इस हवाले से ये खबर है कि शायद कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी सदारती ऑर्डिनेंस भी आ सकता है कि ताकि इन पर जो है वो अमल दरामद में तेज़ी आए या यकीनी बनाया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रेशर है IMF का वो मौजूद है। या फिर कोई मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट के सामने लाया जाए और पार्लियामेंट के सामने ये सारी सिचुएशन जो है वो रख कर वहाँ से जो है मंजूरी ले ली जाए। ये बात तो बड़ी क्लियर है कि जितनी शॉर्ट है। मुझे नजमुल साकिब साहब के सवालात पे जाना है। नजमुल साकिब साहब सवालात क्या लेकर आए हैं आज आप? बहुत शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल, खबर मिली है कि हुकूमत सिंध ने 10-20 नहीं, 40-50 नहीं, 138 लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने का फ़ैसला किया है। ज़रूरी सवाल ये है कि लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीदने के साथ साथ सिंध में आए सैलाब के लिए भी कुछ किया जा रहा है कि नहीं? बड़ा अहम सवाल है आज का गैर ज़रूरी सवाल। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को अहमक लोग चला रहे हैं, अमेरिका को अहमक लोग चला रहे हैं। यानी दुनिया की वाहिद सुपर पावर जो है वो अहमकों के हाथ में है। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि अहमक लोगों के पास बेवकूफ़ होने के साथ साथ वो कौन सी खुसूसियात होती हैं जिनकी बेस पे उनको हुकूमत दे दी जाती है? बड़े ज़रूरी सवालात दिए। नाज़रीन आपके लिए छोड़ के ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।